हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गाइडर्स अड्डा पे आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और जो कि आपको विभिन्न एग्जामों में इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज इस वीवीआई क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे हम संकलन करके लाए हैं और आप देखिएगा तो 10th क्लास के लिए भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ वैसा ही क्वेश्चन हम इसमें सेलेक्ट किए हैं। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम 20 क्वेश्चन का यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए गौर से। पहला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे बताइए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम जल्दी बताइए आप लोग। इसका आंसर भी आप लोग देते चलिए और उसके बाद मैं आपको डिटेल में इसका अध्ययन करवाऊंगा। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, बताइए जल्दी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। बोलिए हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखे हैं? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी एक सफल लेखक भी थे दोस्तों, और उन्होंने याद रखिएगा कि आपको बहुत सारे पुस्तक और पत्रिकाएं का संपादन किए हुए हैं और उनके बारे में चलिए थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में आइए हम डिटेल से आपको बताते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बोलिए पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और जन्म के बारे में जानिए, जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, आपके मस्तिष्क में यह छाप बन जाए इसका। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इनकी मृत्यु कब हो गई? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। इनका जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर, गुजरात। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। गुजरात के पोरबंदर जगह पे। अब यहाँ पे आगे देखिए इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और इन्होंने वकालत की पढ़ाई लंदन से किए थे। वकालत की पढ़ाई कहाँ से किए थे? लंदन से। पिता का नाम करमचंद गांधी। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। बारी बारी से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए इनकी माता का नाम था पुतली बाई। माता का क्या नाम था? पुतली बाई। और ये भारत के राष्ट्रपिता भी बने और इनको अभी भी राष्ट्रपिता भारत के कहे जाते हैं। चलिए अब इनके बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए हम जैसे ही पहले ही बता चुके हैं कि गांधी जी एक सफल लेखक थे। गांधी जी एक सफल लेखक थे। कई दशकों तक वे अपने पत्रों का संपादन कर चुके थे। इनमें से ये याद रखिएगा, गांधी जी का जो हम बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। देखिए इनमें से हरिजन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, ये तीनों इनकी पत्रिका है। देखिए गांधी जी के द्वारा लिखा गया पत्रिका कौन कौन है, इसको गौर से समझिएगा। पहला हरिजन पत्रिका, दूसरा इंडियन ओपिनियन और तीसरा यंग इंडिया। ये तीनों पत्रिका किनके द्वारा लिखा गया? गांधी जी के द्वारा। उसके बाद आप ये भी समझिए, जब वे भारत वापस आए तो एक मासिक पत्रिका निकाले थे जो है नवजीवन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, नवजीवन कब उन्होंने मासिक पत्रिका संपादन किए? जब वह भारत लौटे थे। भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। भारत जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। ठीक है। अब चलिए कुछ मासिक पत्रिका के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि इनका मासिक पत्रिका कौन सा है। जो ये दक्षिण अफ्रीका से जब आए थे भारत, तब इन्होंने इसका मासिक पत्रिका नवजीवन का संपादन किए थे। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें, गांधी जी का जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें से 4 पुस्तक भी आए हैं। ठीक है। उसमें कौन कौन है? हिंद स्वराज, जैसे हम अभी आपको पहले ऊपर में जो बताए थे। देखिए ऊपर में यही चीज था ना, ऊपर में देखिए पहला क्वेश्चन यही था, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे महात्मा गांधी इसका आंसर हुआ था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हिंद स्वराज इनका जो है 4 पुस्तक था, जिसमें से हिंद स्वराज बहुत ही फेमस था। दूसरा था आप देखिए दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। तीसरा सत्य के प्रयोग। चौथा है गीता पदार्थ कोश सहित संपूर्ण गीता का टीका। चलिए ये यहाँ तक हम समझ गए गांधी जी के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल हम लोग जान गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है सो समझिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? याद हो गया होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है सो समझिए। विश्व पर्यावरण दिवस, अब ये समझिए कि यहाँ पे कुछ पॉइंट को समझने की जरूरत है। अगर हम पर्यावरण का नाश करेंगे तो हमारे पास समाज ही नहीं बचेगा। सही बात है दोस्तों। अभी क्या है, अगर हम लोग इस देख रहे हैं प्लांट, इस प्लांट को देखिए, अगर इनकी रक्षा हम लोग नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या इस धरती पे कोई मनुष्य जीवित रह पाएंगे? नहीं। ऑक्सीजन के बिना कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट कहा गया है कि अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण नहीं करते हैं तो इस धरती पे समाज जो है नहीं रह पाएगा, समाज नहीं बच पाएगा। यही इस पॉइंट में दिया गया है। और इसीलिए हम लोग को समझिए कि इसी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिए यह पॉइंट को समझिए। विश्व पर्यावरण दिवस जो है सबसे पहली बार 5 जून 1973 ईस्वी, 5 जून 1973 को पहली बार मनाया जाता है। कहीं कहीं 1974 भी रहता है, लेकिन मेन आपको याद रखिएगा 1973 ही मेन हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो समझिए, प्रति व्यक्ति इनकम किस राज्य की सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार की सबसे कम इनकम है, प्रति व्यक्ति आय बिहार के सबसे कम है। और वहीं पे सबसे ज़्यादा पूछेगा तो इसका आंसर गोवा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गोवा। क्या होगा? गोवा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं ये क्या है, तो समझिए। अखिल भारतीय किसान सभा, तो किसान सभा किस वर्ष गठन किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में, ऑप्शन नंबर डी होगा 1936 अखिल भारतीय किसान सभा। चलिए आते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन है। यह किसानों का एक संगठन है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब किया गया ये महत्वपूर्ण है। सो समझिए, ये 11 अप्रैल 1936, 11 अप्रैल 1936 को किया गया। और किनके द्वारा किया गया ये भी जरूरी है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किए थे, संगठन को गठित किए थे। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और कब किए थे? 11 अप्रैल 1936। ये दो चीज याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। 11 अप्रैल यहाँ पे समझिए, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी याद रखना है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझिए, एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक, तो यहाँ पे समझिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आइए देखिए बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, सो समझिए। कोसी नदी की जो धाराएं होती है दोस्तों, वो बहुत ही चेंजेबल धारा होती है, वो अपना धारा बहुत ही बदलती रहती है, जिसके कारण जो बांध बना होता है वो बांध टूट जाता है। और प्रत्येक साल यह नदी जो है, कोसी नदी, एक विनाशक का रूप धारण करके, सो समझिए, ये विनाशक नदी के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आइए कोसी नदी के बारे में देखिए। कोसी नदी जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है, ठीक है, और बिहार में भीमनगर के रास्ते, किस नगर के रास्ते? भीमनगर के रास्ते, ठीक है। बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? भीमनगर के रास्ते भारत प्रज्वल में दाखिल होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद समझिए, इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत ही तबाही होती है। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक साल बिहार में कोसी नदी तबाही लाती है, प्रत्येक साल बाढ़ के कारण, ठीक है दोस्तों। और इसीलिए इसको बिहार का अभिश्राप या बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक साल यह बाढ़ की त्रासदी लाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपको 6। अब
इस क्वेश्चन को देखिए, गैरीबाल्दी पेशे से क्या थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक। गैरीबाल्दी क्या थे? नाविक थे। अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा गैरीबाल्दी के बारे में समझिए। गैरीबाल्दी जो थे वो इटली के रहने वाले थे। कहाँ के? इटली। गैरीबाल्दी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था 4 जुलाई, याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? 4 जुलाई 1807 ईस्वी को। 4 जुलाई 1807 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब आइए थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गैरीबाल्दी इटली का एक राजनीतिक और सैनिक नेता था जिसने इटली के इतिहास में, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली के इतिहास में गैरीबाल्दी का महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जेनेवा समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर बोलिए दोस्तों, जेनेवा समझौता कब किया गया? इसका आंसर बोला जाए जेनेवा समझौता के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझिए। क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए पटना का प्राचीन नाम ऑप्शन ए में है राजगीर, बी में है पाटलिपुत्र, सी में है पावापुरी और डी में है नालंदा। क्या होगा आंसर? बोला जाए, जल्दी बोलिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से आप ये भी समझिए, पटना का जो प्राचीन नाम पाटलिपुत्र जो है, उसके पाटलिपुत्र तो था ही, उसके बाद और याद रखिएगा कुसुम नगर भी बोलते थे इसको। कुसुम नगर के नाम से भी ये जाना जाता था, कुसुम नगर। पटना को कुसुम नगर भी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद इसको पुष्पपुरी भी कहते थे। पटना को पुष्पपुरी भी कहा जाता था, पुष्पपुरी। ये तीनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखिए क्या है, 9वां क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम फास्ट में करेंगे। रूसो किस देश का दार्शनिक था? इसको समझिए, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, रूसो फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस का दार्शनिक। कहाँ के? तो फ्रांस के। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सो समझिए, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति इनकम सबसे अधिक किस जिले की है, इसको समझिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पटना, जिसके बारे में हम अभी ऊपर चर्चा किए थे कि पटना का क्या क्या नाम होता है, पाटलिपुत्र, कुसुम नगर, पुष्पपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11। यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ पे पटना प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक, सबसे अधिक है पटना का। और जब पूछे सबसे कम किस जिला का है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार के शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन ए है गन्ना, बी में है जूट, सी में है गेहूं और डी में क्या है दोस्तों? तंबाकू। तो याद रखिएगा, तंबाकू व्यावसायिक फसल है, जूट भी व्यावसायिक फसल है, गन्ना भी व्यावसायिक फसल है। तो इसमें कौन सा फसल व्यावसायिक नहीं हुआ? तो गेहूं। गेहूं जो है व्यावसायिक फसल में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। गेहूं जो है व्यावसायिक फसल में नहीं आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग इटली की स्थापना। तो यंग इटली, इसका आंसर हो जाएगा मेजनी। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी। यंग इटली के संस्थापक थे मेजनी। थोड़ा सा मेजनी के बारे में जानिए, ये कहाँ का निवासी थे, तो इसके बारे में जानिए। ये इटली के निवासी थे। कहाँ के? इटली के निवासी थे मेजनी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब लोग हम यहाँ पे देखते हैं 14 क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गांधी जी को महात्मा की उपाधि, अभी हम ऊपर में महात्मा गांधी के बारे में पढ़े थे, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, इसके बारे में आप लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, आपको पता होगा गुरु गोविंद सिंह सिख के कितने गुरु थे, सो बताइए आप लोग। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और ये भी आप गौरव की बात है कि इनका जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। याद रखिए दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था ये भी समझिए, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। इनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर इनके पिता का नाम था, ये भी याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पे स्थित है? तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्वेश्चन क्या है इसमें समझिए, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड आंसर हो जाएगा। समझिए कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक जो राज्य है वो कौन है? झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 में क्या कहा गया है? नीति आयोग के अध्यक्ष। याद रखिएगा ये भी बहुत बढ़िया है, नीति आयोग के अध्यक्ष। देखिए नीति आयोग के बारे में इसलिए महत्वपूर्ण बोल रहे हैं क्योंकि योजना आयोग जो था उसको चेंज करके नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब ये समझिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानिए आप कि यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1 जनवरी, इसको समझिएगा 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, योजना आयोग के बदले में नीति आयोग, और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, किसने कहा लोकतंत्र जनता को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकतंत्र जनता को जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ये महान व्यक्ति थे जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। तो दोस्तों अब्राहम लिंकन के बारे में समझिए, ये कौन थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। और इनका जो कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन होता था, यही है अब्राहम लिंकन। यहाँ तक देखिए, ये है अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। और इनका एक देखिए अनमोल वचन है, इनका एक कथन है, उसके बारे में हम आपको बता के इस वीडियो को लास्ट कर रहे हैं। देखिए, कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस आदमी के मन में अगर कोई चीज़ है, कुछ इच्छा शक्ति है कुछ करने की, उसके लिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता है। अगर बच्चों ठान लोगे ना कि मुझे ये बनना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं सकती है वो चीज़ हासिल करने के लिए। इसीलिए वो जुनून आप में होना चाहिए, और वो जुनून हर एक स्टूडेंट में होती है। तो बच्चों आप अपनी इच्छा शक्ति को जानिए और अपना फ्यूचर बनाने के लिए तत्पर होइए। और तब तक के लिए आप आज यहीं तक हम आपको ख़त्म कर रहे हैं। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।